में अपन ने रेखाओं से संबंधित एग्जाम्पल हल किए, जिसमें एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा दिए हुए सदिश की समांतर रेखा का सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण तथा दो रेखाएं लंब होने का प्रतिबंध या समांतर होने का प्रतिबंध आदि भी अपन ने पढ़ा। दो रेखाओं के बीच का कोण वाले भी एग्जाम्पल अपन ने किए। दो रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी, चाहे वो विषमतलीय हो चाहे वो समांतर, इनका अध्ययन एग्जाम्पल सहित कर लिया था। अब आपकी 11.2 प्रश्नमाला के अंदर क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है दर्शाइए, दर्शाने का मतलब सिद्ध करना, कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के लंब है। और इस प्रश्न में आपको ये दर्शाना है कि इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। लेकिन ये प्रश्न करने से पहले आप लोगों को एक बात पुनः कह देना चाहता हूं कि आप लोग जो भी आप नेट के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अंदर दिलचस्पी आप लोगों की बिल्कुल कम है। क्योंकि आप लोग किसी भी वीडियो को या किसी भी पढ़ाई वाले चैप्टर को ऑनलाइन जब देखते हो तो सिर्फ 5-10 मिनट देख करके उसको स्टॉप कर देते हो। आप लगातार प्रारंभ से अंत तक वीडियो देखें और देखने के साथ साथ आप लोग उस पर अभ्यास कार्य भी करें। आप लोग यदि प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करते, पूरा वीडियो नहीं देखते, तो ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब नाम मात्र का रह जाएगा। और वर्तमान समय ऐसा ही चल रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको पूरी पढ़ाई करनी है। हर साल ऐसा नहीं होता कि हर साल कोविड के कारण आपको लॉकडाउन या प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ऐसा आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। अगली बार आपका एग्जाम होगा, ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रमोट किया जाए, और यदि प्रमोट भी किया जाता है तो पढ़ाई के अंदर जो आपकी कमाबेशी रह जाती है वो हमेशा के लिए खटकती रहेगी। इसलिए आप लोग, ये मैथमेटिक्स विषय है, आपका मेन विषय है, और मेन विषय के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इसमें अभ्यास बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन आपको 1-2 वीडियो के बाद मिलेगा। ओके, तो आइए आप इन प्रश्नों को देखते हैं। हमें यहाँ दो रेखा, तो हल करते समय सबसे पहले तो आप ये मान लें, माना ए एक बिंदु है जिसके निर्देशांक ये, बी दूसरा बिंदु है 3, 4, -2 जिसके निर्देशांक, सी तीसरा बिंदु 1, 3, 2 एंड डी 3, 5, 6, ये 4 बिंदु हैं। तो सबसे पहले अपन रेखा AB, यानी इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा AB के दिक् अनुपात, जब निर्देशांक दे रखे हैं तो दिक् अनुपात अपन निकाल सकते हैं, और इन दिक् अनुपातों को हम क्रमशः A1 का अर्थ होगा h2 - h1, तो h2 का मान 3 है, -1 बराबर A2 B1 का अर्थ होगा y2 - y1, तो y2 का मान तो 4 है, y1 का मान -1 है, तो माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा यानी 5, और C1 जब अपन निकालेंगे तो -2 यानी -4। इसी तरह से रेखा CD के दिक् अनुपात
दिक् अनुपात A2 बराबर आपके पास आएगा 3 - 1 इक्वल टू B2 का मान होगा 5 - 3 बराबर 2 एंड C2 6 - 2 बराबर 4। ये दिक् अनुपात हो गए। अब दिक् अनुपातों के पश्चात हमें दोनों रेखाओं को लंब सिद्ध करना है। तो AB तथा CD को लंब सिद्ध करने के लिए इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल का योग 0 लाना है। यदि 0 आ गया तो ये लंब सिद्ध हो जाएगा। तो अपन यहां पर निकालेंगे, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान, और यदि ये मान 0 आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि AB CD के ऊपर लंब है, अर्थात इन दो बिंदु से जाने वाली रेखा अगले दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के बिल्कुल लंब होगी। तो A1 का मान देखिए कितना है 2, A2 का मान 2, B1 का मान 5, B2 का मान 2, C1 का मान -4 और C2 का मान +4, या फिर 4 + 10 प्लस ये हो गया आपके पास -16। ओके, यानी कुल मिलाकर के आपके पास यहां किसी न किसी मान के अंदर त्रुटि है। तो एक बार इसको अपन चेक कर लेते हैं। यहां पर जो ये बिंदु है इसका x निर्देशन 0 है, तो C का x निर्देशन 0 करने पर अपने पास CD का जो पहला निर्देशांक है ये बदलेगा, ये 0 होगा तो ये मान 3 होगा। A2 का मान यहाँ 3 रखने से ये अपने पास हो जाएगा 6। अब यदि इसका योग करें तो 16 - 16 = 0 प्राप्त हुआ। अर्थात जब इसका मान 0 है तो ये दो रेखाओं के मध्य कोण वाले के अंदर प्रतिबंध या विशेषता देखें आप, यदि इसका मान 0 होगा तो दोनों रेखा लंब होगी, इसलिए अपन इसका उत्तर लिखेंगे। इसलिए AB लंब CD, यही अपन को सिद्ध करना। ओके, इसी तरह का ये प्रश्न है, तो इसमें भी अपन दिक् अनुपात निकालेंगे। तो इसमें भी पहले बिंदु को A मान लें, दूसरे को B मान लें, तीसरे को C मान लें और चौथे को D मान लेना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख देता हूं, रेखा AB के दिक् अनुपात रेखा AB के दिक् अनुपात A1 बराबर 2 - 4 बराबर -2, B1 का मान हो जाएगा आपके पास 3 - 7 बराबर -4 और C1 बराबर अपने पास मान आएगा 4 - 8 बराबर -4। फिर अगली रेखा को अपन CD मान लेंगे, अगले इन दो बिंदु से जाने वाले। तो CD के दिक् अनुपात ज्ञात करें तो A2 बराबर 1 - प्लस बराबर 2, B2 बराबर 2 - प्लस 2 4 और C2 का मान अपने पास आ जाएगा कितना, C2 मीन्स 5 - 1 बराबर 4। ओके, अब यदि रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है और समांतर के लिए अपन प्रतिबंध जानते हैं, विशेषता जानते हैं, यदि उनके दिक् अनुपात एक अनुपात में हो, बराबर अनुपात में हो, तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो इन दिक् अनुपातों का अनुपात निकाल लेते हैं। A1/A2 बराबर -2/2 बराबर -1। इसी तरह से
B1 बटा B2 ज्ञात करते हैं, तो फिर आपके पास -4/4 बराबर -1, और C1 बटा C2 ज्ञात करें तो इसका मान आएगा -4/4 बराबर -1। तीनों अनुपात बराबर हैं, तो आप ये लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसलिए रेखा AB CD के समांतर है। क्योंकि ये समांतर सिद्ध करना था तो अनुपात ज्ञात करना है, दिक्कनुपातों का लंब सिद्ध करना हो तो आपको इस प्रतिबंध का मान निकालना पड़ेगा। यदि 0 आए तो लंब होंगे, और यदि रेखा लंब दे रखी है तो इसके बराबर 0 रख करके आप लैम्डा के अथवा पी का मान निकाल सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल इस टाइप के थे, दो प्रश्न। अब इसके बाद में आगे के प्रश्न अभ्यास के 4 नंबर 5 नंबर आप खुद कर लेंगे, डायरेक्ट सूत्रों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करते हैं। यहाँ पर ये अपना 6 नंबर का प्रश्न है। वैसे मैंने इसको पूरा इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आपको बोल के बता देता हूं कि रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु से होकर जाती है, यानी एक बिंदु से होकर जाती है तथा इस रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखें कि एक बिंदु से होकर रेखा जा रही है और इस रेखा के समांतर है, तो इस रेखा के जो दिक्कनुपात है वो ही दिक्कनुपात उस रेखा के होंगे। तो आप सबसे पहले ये लिख दे, चूंकि रेखा दी गई रेखा x+3/3 बराबर y-4/5 बराबर z+5/6 के समांतर है, इसलिए रेखा के दिक्कनुपात ये जो कार्तीय रूप में रेखा दे रखी है इसके दिक्कनुपातों के बराबरी होंगे, और इसके दिक्कनुपात क्रम से ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये, क्योंकि ये कार्तीय रूप में है। तो इसलिए अपने पास ए का मान 3 होगा, बी का मान 5 होगा और सी का मान 6 होगा। जब अपन को दिक्कनुपात रेखा के मालूम है और रेखा इस बिंदु से जाती है तो फिर रेखा का अभिष्ट कार्तीय समीकरण ज्ञात करने में अपन को किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए अभिष्ट बिंदु -2,4 -5 से जाने वाली रेखा का अभिष्ट समीकरण। अब इसका समीकरण ज्ञात करें तो अपने पास कार्तीय रूप में x मीन्स बिंदु का निर्देशांक माइनस में है तो ये +2 अपॉन दिक्कनुपात ए का मान आपके पास 3 बराबर y-4 अपॉन दिक्कनुपात आपका b 5 z माइनस ये प्लस हो जाएगा 5/6। ये आपका उत्तर होगा। केवल मात्र इसके अंदर कार्तीय रूप में आपको x1 y1 z1 दे रखा था, सिर्फ आपको दिक्कनुपात निकालने थे। दिक्कनुपात निकालने के लिए आपको कंडीशन दी कि दी गई रेखा इसके समांतर वही होगी जो कि दिक्कनुपात यही होगा। ओके, तो ये छठा प्रश्न था आपका।
यहाँ पर 8वां प्रश्न है, मूल बिंदु और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो, हिंदी के शब्दों में मूल बिंदु लिखा और दूसरा बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा है, लेकिन उनमें से एक बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु यानी 0 0 0 है। इसलिए आप सबसे पहले ये लिखेंगे मूल बिंदु ओ के निर्देशांक 0 0 0, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि ए वेक्टर बराबर 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप मीन्स 0, अर्थात ए वेक्टर का मान 0 है। बी वेक्टर दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश का मान बी वेक्टर होगा 2j कैप प्लस 3k कैप। ये दूसरा बिंदु है। पहला बिंदु मूल बिंदु था, दूसरा बिंदु आपको दे रखा है, इसलिए बिंदु मूल बिंदु व 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण अब इसका सदिश समीकरण ज्ञात करें अपन, अर्थात दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा वाला इसमें समीकरण सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं लिख करके डायरेक्ट दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सूत्र लगा देता हूं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर आपके पास ए वेक्टर का मान 0, लैम्डा इंटू बी वेक्टर का मान है 5 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ए वेक्टर का मान 0, या आर वेक्टर बराबर लैम्डा 5 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक आदिश उत्तर आपका ये होगा सदिश रूप में रेखा का समीकरण। दूसरा, आप इसको कार्तीय रूप में बदलें, कार्तीय रूप में बदलने के लिए इसी को बदल देता हूं। वैसे आप डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट सूत्र लगाए तो आपको ये नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। तो यहां दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का अर्थ ये होगा x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। इसमें मान रख दे आपके पास कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। x माइनस x1 का मान मूल बिंदु का x निर्देशांक 0, x2 मीन्स 5 माइनस x1 का मान 0, y माइनस 0 अपॉन y2 का मान माइनस 2 माइनस 0, z माइनस z1 का मान 0, z2 का मान 3 माइनस z1 का मान 0। इसको हल करेंगे तो अपने पास उत्तर प्राप्त हुआ x अपॉन 5 बराबर y अपॉन माइनस 2 एंड z अपॉन 3। ये कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। यदि आप इसको डायरेक्ट बदलना चाहें तो r वेक्टर का स्थिति सदिश के रूप में मान रखें और दोनों पक्षों में
आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करके लैम्डा का मान निकालें। लैम्डा का मान पहले नंबर पे आपके पास ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे, लेकिन तीनों लैम्डाई हैं इसलिए तीनों बराबर होंगे, वो ही कार्तीय रूप होगा। तो उस रूप में बदल सकते हैं, डायरेक्ट सूत्र लगा करके मान भी रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 8 के बाद में अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर सकते हैं। इसमें दो बिंदु दे रखे हैं और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण पूछा है। दोनों बिंदु मूल बिंदु की जगह और बिंदु दे रखा है, तो आपको इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करना है। ओके, तो 9 नंबर आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। जहां पर दो प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों के अंदर रेखाओं के समीकरण सदिश रूप के अंदर है, और जब रेखाओं के समीकरण सदिश रूप में दे रखे हों तो मध्य का कोण, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि दोनों रेखा आपकी वैसे तो विषमतलीय है, और विषमतलीय रेखाओं के मध्य ही कोण होता है। समांतर रेखाओं के मध्य हमेशा कोण का मान 0 होता है। तो यहां पर अपन हल करें तो मध्य का कोण वाला सूत्र आपको लगाना है। आंसर मध्य कोण या बीच का कोण, मध्य कोण cos थीटा बराबर सदिश रूप के अंदर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण इनटू b2 वेक्टर का परिमाण। इस सूत्र का प्रयोग कर दे तो cos थीटा बराबर b1 वेक्टर मीन्स ये i माइनस जे माइनस 2 k कैप डॉट b2 वेक्टर का मान ये है 3i माइनस 5j माइनस 4 k कैप अपॉन परिमाण याद करेंगे तो अपन को दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करना है। रूट b1 वेक्टर की दूरी याद करें तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। रूट b2 वेक्टर में 3 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग, या cos थीटा बराबर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी दोनों का अदिश गुणनफल करना है, बिंदु गुणनफल, और बिंदु गुणनफल में i का गुणांक i के गुणांक से गुणा होगा, j का j से होगा, k का k से होगा, शेष गुणनफल 0 होता है। तो सिर्फ i का गुणांक i से गुणा करें 1 गुणा 3, j वाला j से करें तो -1 इंटू -5, k वाला k से करेंगे तो -2 इंटू -4 अपॉन रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 9 प्लस 25 प्लस 16, या cos थीटा बराबर अपने पास उत्तर आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8 रूट 6, और ये रूट में अपने पास कितना हो गया 50, या cos थीटा बराबर ऊपर का मान अपने पास हो गया 16, नीचे अपने पास रूट 6 और रूट 50 को अपन हल करें तो अपने पास आएगा कितना रूट 300, और रूट 300 को अपन ये लिख सकते हैं 300 मीन्स cos थीटा बराबर 16 अपॉन रूट 100 इंटू 3, और 100 का वर्गमूल तो अपन जानते ही है 10 होगा रूट 3, जो करता है काट दे तो 2 से कटेगा तो 8 बटा 5 रूट 3
इसका भी आप प्रमेयीकरण करना चाहें तो cos थीटा बराबर 8√3 ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 50, या थीटा बराबर मध्य का कोण cos इनवर्स 8√3/15, ये अपना उत्तर होगा। तो इस तरह से मध्य का कोण आप लोग याद कर सकते हैं सदिश रूप में, और कार्तीय रूप दे रखा हो तो फिर आप सूत्र कौन सा लगा देंगे कार्तीय रूप के लिए, अर्थात क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 नंबर है उसमें रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दे रखे हैं, और कार्तीय रूप के अंदर आप मध्य के कोण के लिए इस सूत्र का प्रयोग करें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इनटू रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, जहां a1 b1 c1 पहली रेखा के दिक्कनुपात है और a2 b2 c2 दूसरी रेखा के दिक्कनुपात है। तो कार्तीय रूप वाले के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करें, सदिश रूप वाले के लिए इसका प्रयोग करें। तो 11 नंबर वाला कार्तीय रूप में है, तो 11 नंबर के दोनों प्रश्न आप लोग बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। सदिश रूप मैंने बता दिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 अपन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझें। ये आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि P का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि ये दोनों रेखा परस्पर लंब हो। अब यहां पर सबसे पहले ये देखिए कि दोनों रेखा जो दे रखी हैं वो कार्तीय रूप में है, और जब रेखा कार्तीय रूप में हो और लंब हो तो हम प्रतिबंध जानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। लेकिन उस प्रतिबंध को लगाने से पूर्व एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों कार्तीय रूप वाली रेखा बिल्कुल मानक रूप में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देख लें क्या दोनों रेखा बिल्कुल मानक रूप में है। पहली रेखा देखिए 1 माइनस x/3, क्या ये पद मानक रूप में है? नहीं, क्योंकि मानक रूप में रेखा का समीकरण ये होता है x माइनस x1 अपॉन a1, अर्थात x का गुणांक 1 होना चाहिए, उसके बाद में x1 होना चाहिए, बटे में a1 होना चाहिए, और इसमें x बाद में है, x1 पहले है, तो यहां से पहले माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये मानक रूप में आएगा। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे रेखाओं को मानक रूप में व्यक्त करने पर, अब इनको पहले मानक रूप में व्यक्त करें तो पहले रेखा में से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो आपके पास x माइनस 1/3 हो जाएगा, या इसको आप बटे में -3 लिख सकते हैं। तो अब ये मानक रूप हो गया x माइनस 1/-3। दूसरे के अंदर इसमें से अपन को ये 7 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि y का गुणांक और z का गुणांक x का गुणांक भी 1 होना चाहिए। ये पहले नंबर पे होने चाहिए, x1 y1 z1 बाद में होने चाहिए। तो यहां से 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो अपने पास ये आएगा 7y माइनस 14 में भी 7 कॉमन तो 2 बटा 2। अगला बिल्कुल मानक रूप में है ये पद, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इस माइनस को ऊपर लिख देता हूं, माइनस कॉमन लिया, इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 1/-3 बराबर, इस 7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2p/7।
क्योंकि ये 7 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, बराबर z-3/2। ये पहली रेखा का मानक रूप है। अब ये बिल्कुल कार्तीय रूप के मानक रूप में है। ये x1, ये y1, ये z1, ये a1, ये b1, ये c1। ओके, इसी तरह से दूसरी रेखा में यहां से 7 कॉमन और वो भी माइनस है, तो -7 कॉमन लेना है। तो -7 कॉमन लेने से अपने पास दूसरी रेखा में ये आएगा x, ये तो हो गया प्लस का, और ये -1 अपॉन 3p बराबर, ये बिल्कुल मानक रूप में है, पर y वाला 1, z वाले में भी माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा, तो z हो जाएगा प्लस का और 6 हो जाएगा माइनस का बटा 5। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-1 बटा -3p/7 बराबर y-5/1, ये हो जाएगा z-6/-5 नंबर 2 समीकरण। अब दोनों रेखाओं के समीकरण बिल्कुल मानक रूप में हो गए, और यहां पर समझने वाली बात केवल यही थी। अब आगे का प्रश्न तो हल हो जाएगा, क्योंकि रेखा नंबर 1 और 2 लंबवत है, रेखा 1 व 2 लंब हैं, और लंब है तो हम जानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब इसमें आप मान रख दीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान यहां से रख देंगे अपन, तो ये तो -3 इंटू a2 मीन्स -3p/7 प्लस b1 का मान 2p/7 इंटू b2 का मान 1 प्लस c1 का मान 2 इंटू c2 का मान -5 बराबर 0। या इसको अपन हल करें, माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो गया 9p/7 प्लस 2p/7, ये -10 बराबर 0। आगे आप करें तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, या लघुत्तम नहीं भी लेते हैं तो इसको पक्षांतर कीजिए 9p/7 प्लस 2p/7, p वाले पद एक तरफ है और बिना p वाले एक तरफ, तो 10 को इधर ले जाएंगे तो एक प्लस में हो जाएगा। या फिर इसको अपन लेके लघुत्तम लेंगे तो 11p/7 बराबर 10, या 11p बराबर 70, या p बराबर अपने पास आ जाएगा 70/11, तो p का मान होगा 70/11। इस तरह से इसमें p का मान निकलेगा, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें पहले दोनों रेखाओं को मानक रूप में व्यक्त करना पड़ता है और उसके बाद ही p का मान निकलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें सिद्ध करना है कि दोनों रेखा लंब है, दोनों रेखा कार्तीय रूप में है, तो आप वही सूत्र a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान निकालो। यदि 0 आए तो लंब है, नहीं तो नहीं है। तो 13 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर रेखाएं सदिश रूप में दे रखी हैं, और सदिश रूप में रेखा देने के पश्चात दोनों रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी पूछा है, और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए पहले ये देख लेना कि दोनों रेखाओं में क्या बी वेक्टर सेम है या फिर बी वेक्टर अलग अलग है, या बी वेक्टर में कोई अनुपात तो नहीं है। यदि अलग अलग बी वेक्टर है तो विषमतलीय,
और यदि पी वेक्टर समान हो अथवा वो किसी अनुपात में हो तो वो समांतर होंगे। और उचित सूत्र का प्रयोग करते हुए न्यूनतम दूरी ज्ञात कर ले। वैसे न्यूनतम दूरी का प्रश्न मैं आगे बताऊंगा। 15 नंबर वाला है वो कार्तीय रूप में है, वही न्यूनतम दूरी, तो कार्तीय रूप वाले सूत्र का प्रयोग करके ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपका प्रश्न इसमें आता है 16 आप कर लेंगे। 17 नंबर वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये 17 नंबर का प्रश्न है और 17 नंबर वाले प्रश्न में आप लोगों को ये स्पष्ट रूप में नहीं दे रखा कि रेखा सदिश रूप का मानक रूप है। वैसे सदिश रूप में तो है लेकिन मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अपन को इनके जो लैम्ब्डा और म्यू गुणांक है उनके स्थान पे क्रमशः टी और एस गुणांक आ रहा है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसे हल करने के लिए इसे पहले सदिश के मानक रूप में व्यक्त करें। पहली रेखा आर वेक्टर बराबर, यदि अपन कोष्टक खोले तो आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस इसमें आपके पास ये जे जाता टी माइनस 2 जे कैप, तो टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप, या आर वेक्टर बराबर आई कैप सिर्फ जे वाला देखें तो माइनस 2 जे, के वाले में प्लस 3 के कैप, और शेष अपने पास देखिए टी इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। तो इस टी को यदि अपन बाहर निकाल दे तो अंदर अपने पास बचेगा माइनस आई कैप, यहां पर अपने पास बचेगा प्लस जे कैप और यहां बचेगा माइनस 2 के कैप। अब ये मानक रूप में हो गई पहली रेखा। सदिश रूप का मानक रूप में ये बदल चुकी और जब इस रूप में ये बदल जाएगी इसके बाद में ऐसे ही दूसरी रेखा को बदलना है। तो आर वेक्टर बराबर खोलने पर एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2 एस जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2 एस के कैप प्लस माइनस के कैप, या फिर आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे माइनस के कैप। ये तो केवल स्थिति सदिश है। एस वाला ये 3 पद है जिन सब में से एस को बाहर निकाल दिया तो अंदर बचा आई कैप प्लस 2 एस बार हो गया जी और माइनस 2 के कैप। ये रेखा नंबर 2 भी सदिश का मानक रूप में बदल चुकी और जब ये मानक रूप में बदल जाए तो इसके बाद में उचित सूत्र का प्रयोग करते हुए अपन आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो आगे हल करने के लिए यहां से पहले समीकरण में ये तो आपका a1 होगा, ये आपका a2 होगा, ये आपका b1 हो गया, ये b2 हो गया। b1 b2 बिल्कुल अलग अलग है, नहीं इनमें कोई निश्चित अनुपात है, तो ये दोनों विषमतलीय रेखा है। तो यहां पर a1 वेक्टर बराबर a1 का मान देखिए कितना है i माइनस 2j प्लस 3 के कैप, b1 का मान है माइनस i प्लस j माइनस 2 के कैप। फिर a2 वेक्टर का मान है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और b2 वेक्टर का मान है वो है i कैप प्लस 2j
-2 के कैप। तो इस तरह से चारों वेक्टर हमने निकाल लिए। अब मध्य का न्यूनतम दूरी या लंबित दूरी या लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए अपने पास जो सूत्र होता है, उस सूत्र में जो डाटा चाहिए पहले वो डाटा निकालें। तो हमें एक तो चाहिए A2 - A1 B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 का परिमाण। तो ये मान अपन को पहले निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूं A2 - A1 वेक्टर। इसमें से इसको घटाएंगे तो I तो 0 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का j बचेगा, माइनस के में से 3 के घटाएंगे तो माइनस के 4 के कैप बनेगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद में निकालते हैं अपन B1 क्रॉस B2 वेक्टर, और ये निकालने के लिए हमें सारणिक का प्रयोग करना पड़ेगा। सारणिक बना करके इसका मान निकालें। I के A1 का मान -1 है, +1 है, -2 है। B2 वेक्टर के गुणांकों को रखें अपन, अदिश घटकों को रखें तो 1 2 -2। आगे अपन उपसारणिक बनाएंगे। I कैप का उपसारणिक बनेगा 1 - 2 2 -2, माइनस j कैप का उपसारणिक बनेगा अपने पास -1 - 2 1 - 2, प्लस k कैप का उपसारणिक k कैप का बनाएंगे अपन तो -1 1 1 2। आगे इसी को अपन हल करें तो क्रमशः B1 क्रॉस B2 बराबर इस सारणिक, ये 2 गुणा 2 क्रम का सारणिक है, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस दूसरा। तो 1 को -2 से गुणा किया -2, 2 को इससे गुणा किया -4, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास I कैप इंटू -2 + 4। ओके, फिर इसी तरह से अपन J वाला निकालें तो प्लस -j कैप इनटू माइनस को माइनस से गुणा किया +2, ये भी प्लस हो जाएगा, -2 मीन्स +2। और k वाला मान निकालेंगे तो अपने पास आएगा -1 को 2 से गुणा किया -2, फिर चिन्ह माइनस, 1 को 1 से गुणा किया 1 ही आएगा। इसलिए B1 क्रॉस B2 क्रमशः 2I कैप -4j कैप एंड -3k कैप, ये हमें मान प्राप्त हुआ। लेकिन हमें इसका परिमाण भी चाहिए। अब इसका परिमाण अपन ज्ञात करें तो परिमाण देखिए क्या आता है। ये परिमाण मैं इधर निकाल देता हूं, B1 क्रॉस B2 का परिमाण, और परिमाण निकालेंगे तो √2 का वर्ग -2 का वर्ग और -3 का वर्ग जोड़ना है। तो मैं वर्ग डायरेक्टली लिख देता हूं, 2 का तो हो जाएगा 4, -4 का वर्ग होगा +16 और -3 का वर्ग होगा 9। कुल मिलाकर आपके पास आ जाएगा √29। ओके, अपने पास देखिए ये मान भी निकल चुका, क्रॉस मल्टीपल भी निकल चुका और इसका परिमाण भी निकल चुका। और ये 3 डाटा हमें चाहिए सूत्र के अंदर, लघुत्तम या न्यूनतम दूरी वाले सूत्र में। तो इन 3 डाटाओं के मान रखते हुए न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं? इसलिए रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, रेखाओं के मध्य न्यूनतम या लघुत्तम दूरी या इसको आप लंबित दूरी भी कह सकते हैं। इसका सूत्र ये होता है
B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटा B1 क्रॉस B2 का परिमाण या मापा। इसमें मान रखें अपन तो B1 क्रॉस B2 मीन्स 2i माइनस 4j माइनस 3 की कैप डॉट आगे A2 माइनस A1 इसका मान अपन रखेंगे तो j माइनस 4 की कैप अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण √29 का मापा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। I का गुणांक 2 गुणांक I वाला गुणांक I वाले से होगा, J वाला J से होगा, K वाला K से होगा, क्योंकि ये आदिश गुणनफल है। तो I का 2 गुणांक इधर I है नहीं तो 0 माइनस या प्लस लगा लो यहाँ पर माइनस 4 इंटू J का गुणांक इधर माइनस 3 गुणा माइनस 4 का मापांक बटा √29 बराबर मापांक ये 0 माइनस 4 को 1 से गुणा किया माइनस 4, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस 12 बटा √29 का मापांक। आगे यदि इसका मान निकालें अपन तो अपने पास मान किस प्रकार से प्राप्त होता है, माइनस का 4 प्लस का 12 तो 8/√29। ये दोनों रेखाओं के मध्य लघुतम या न्यूनतम या लंबिक दूरी होगी। इसी प्रकार के प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 14 वाले में हैं, तो वो इसी तरह से करने हैं। जो कार्तीय रूप वाले में हैं उनके लिए कार्तीय रूप का सूत्र लगाएंगे। इस तरह से अपना एक टॉपिक रेखाओं से संबंधित कंप्लीट हो चुका, अर्थात 11.2 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी। जिसमें कोई अलग टाइप का प्रश्न था वो सभी प्रश्न बताने की आपको चेष्टा की गई है, और शेष जो प्रश्न बच गए लगभग आप लोग बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब आगे है आपका अलग पॉइंट है, अलग टॉपिक है, वो है प्लेन, समतल। प्लेन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, प्लेन का अर्थ एरोप्लेन से नहीं है, यहाँ पृष्ठ से इसका अर्थ होता है। कोई भी पृष्ठ समतल कहलाता है। जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक समतल है, लेकिन समतल क्यों कहलाता है? कोई भी पृष्ठ समतल इसलिए कहलाता है यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये पूरी की पूरी रेखा उसी पृष्ठ में स्थित हो, तो दिया हुआ पृष्ठ समतल कहलाता है। ओके, तो ये समतल की परिभाषा हुई, ऐसा पृष्ठ जिसके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसी पृष्ठ के अंदर स्थित हो, संपूर्ण रेखा। जैसे एक ही रेखा देखिए, पूरी की पूरी रेखा इसी तल में है, इसी पृष्ठ के ऊपर है, तो ये समतल कहलाएगा। कौन? ये व्हाइट बोर्ड। तो ये समतल की परिभाषा हुई। अब अपन यहां पर देखते हैं कि समतल का समीकरण क्या होता है। यदि अपन एक्स वाई जेड चर के अंदर एक घात के रूप में उनके पदों को व्यक्त करें तो वो आपका समतल कहलाएगा, क्योंकि ये त्रिविम निर्देशांक के अंदर होता है। अर्थात एक्स वाई जेड के रूप में ax प्लस by प्लस सी जेड,
ये एक्स वाई जेड की एक घात के रूप में समतल का समीकरण है। इसे समतल का समीकरण कहते हैं, जहां डी समतल की अभिलंब की समतल की मूल बिंदु से दूरी, समतल के मूल बिंदु से दूरी डी, तो ये समतल का समीकरण कहलाता है। या फिर दूसरे रूप में अपन देखें, एक्स वाई तल में समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, एक्स वाई तल में समतल का समीकरण होता है z बराबर 0। इसी प्रकार वाई जेड तल में समतल का समीकरण होता है, वो होगा x बराबर 0, और z अक्ष तल में समतल का समीकरण होता है y बराबर 0। ये समतल के समीकरण। यदि इस तल में समतल का समीकरण ज्ञात करो तो z बराबर 0, इस तल में ज्ञात करो तो x बराबर 0 रहेगा, z एक्स में ज्ञात करोगे तो y बराबर 0 रहेगा। अब इसके बाद में आता है मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। ये तो आपके समतल का समीकरण एक घात के रूप में था, एक्स वाई जेड की एक घात के रूप में समतल का समीकरण, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 का है मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। अब देखिए यहां पर जब मूल बिंदु से समतल गुजरेगा तो समतल का समीकरण ये है, एक्स वाई जेड का मान 0 हो गया तो डी इक्वल 0, या फिर मूल बिंदु से ही कोई समतल गुजर जाएगा तो समतल की मूल बिंदु से दूरी तो 0 होगी ना, तो डी का मान 0 हुआ, इसलिए डी इसमें 0 कर देंगे तो समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर 0, ये समतल का समीकरण है। अब इसके बाद में आता है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। यहां पर अभिलंब रूप में समतल का समीकरण ये होगा r डॉट n कैप बराबर d, ये समतल का अभिलंब रूप में समीकरण। यहां पर r वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है किसी भी बिंदु का, n कैप अभिलंब का मात्रक सदिश है, n कैप अभिलंब का मात्रक सदिश, और d समतल की मूल बिंदु से दूरी। यदि आपको केवल अभिलंब सदिश दे रखा हो तो वो n वेक्टर होता है, और n वेक्टर से आपको n कैप ज्ञात करने के लिए n कैप बराबर इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा बटा n वेक्टर का परिमाण, तो आपके पास अभिलंब का मात्रक सदिश निकलेगा। तो इस प्रकार से समतल के कई रूपों में अभी समीकरण आएंगे, लेकिन अभिलंब रूप में अपने समतल का एक समीकरण हो चुका। इसके ऊपर आधारित एक एग्जाम्पल देखिए, और ये आपका जो समीकरण है ये सदिश रूप है, सदिश रूप। यदि आप किसी को कार्तीय रूप में याद करना चाहिए तो कार्तीय रूप में समतल का समीकरण इस प्रकार से होगा, ये आपका सदिश रूप है, कार्तीय रूप में अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप के अंदर यदि आपको दिक्कोजाई मालूम है तो Lx प्लस My प्लस Nz बराबर d,
या फिर दिक्कनुपात मालूम है तो ax प्लस by प्लस cz बराबर डी, जहां एबीसी दिक्कनुपात है, एलएमएन दिक्कोसाइन है और डी समतल की मूल बिंदु से लंबित दूरी है। यहां पर समतल से संबंधित आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी 6/√29 तथा अभिलंब सदिश, अभिलंब का मात्रक सदिश नहीं दिया, केवल अभिलंब सदिश n वेक्टर का मान दिया। तो समतल का समीकरण ज्ञात करें तो अपने पास सूत्र है r डॉट n कैप बराबर डी, लेकिन n कैप दिया ही नहीं तो पहले n कैप यानी अपन को अभिलंब का मात्रक सदिश ज्ञात करना पड़ेगा इसमें। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे आंसर में n वेक्टर का मान तो आपको दिया 2i - 3j प्लस 4k कैप और n कैप ज्ञात करें, n कैप यानी अभिलंब का मात्रक सदिश, अभिलंब का मात्रक सदिश का अर्थ होगा √2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। सॉरी एक ना, ये तो अपन ने मापांक निकाल दिया, इसका परिमाण निकाल दिया। अभिलंब का मात्रक सदिश होगा n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का परिमाण। तो ये मान क्या करेंगे तो 2i - 3j प्लस 4k कैप अपॉन रूट, अब परिमाण क्या करेंगे 2 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 2i कैप - 3j प्लस 4k कैप अपॉन ये हो गया अपने पास रूट 4 9 13 और ये हो गया 29, यानी 2/29 i कैप -3/29 रूट j कैप प्लस 4√29 k कैप, ये n कैप आ गया। इसलिए समतल का अभिष्ट समीकरण, समतल का समीकरण, अब समीकरण सूत्र अपन जानते हैं r डॉट n कैप बराबर टी। इसमें मान लो r डॉट, वैसे r का भी स्थिति सदिश लिख सकते हैं आप, n कैप मीन्स आपका हो जाएगा 2/√29 i कैप -3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप बराबर 6/√29। तो इस तरह से अपना पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। अब इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल दिया है आपको कि इस समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये इस रूप में है ही नहीं, इस रूप में लाने के लिए इसमें एक को पक्षांतरण करना पड़ेगा और डी का मान हमेशा धनात्मक होगा। तो पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास आएगा r डॉट 6i -3j -2k कैप बराबर -1, लेकिन दूरी धनात्मक होगी इसलिए r डॉट इसको अपन -6i प्लस 3j प्लस 2k कैप बराबर 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो दिया गया है ये आपका n कैप नहीं है, क्योंकि n कैप में परिमाण एक होता है और इसका परिमाण 1 नहीं है, और परिमाण 1 नहीं है तो ये n वेक्टर हो गया। आप इसका परिमाण ज्ञात कर रहे हैं तो परिमाण
देखिए कितना आ रहा है, इसका परिमाण ज्ञात करोगे इस सदिश का तो इकाई नहीं आएगा, अर्थात ये n कैप नहीं है, ये n वेक्टर है। और n वेक्टर है तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा n कैप। तो यहां पर अपन लिखेंगे, यहां n वेक्टर का मान दिया हुआ -6i प्लस 3j प्लस 2k कैप, और n कैप ज्ञात करें अपन तो अपने पास आएगा n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का परिमाण, और ये क्या करेंगे तो अपने पास n कैप बराबर -6i 3j n प्लस 2k कैप बराबर, इसका परिमाण क्या करेंगे 36, 9 और 4, यानी कुल मिला के n कैप बराबर -6 अपॉन i कैप 3/7 j कैप प्लस 2 अपॉन 7 k कैप, ये मान प्राप्त हो रहा है। इसलिए अभीष्ट समतल का सदिश समीकरण, इसलिए सदिश रूप में समतल का समीकरण होगा r डॉट 6 अपॉन 7 i कैप प्लस 3 अपॉन 7 j कैप प्लस 2 अपॉन 7 k कैप बराबर 1 अपॉन 7। तो यहां पर अपन देखें तो ये दिक् कोसाइन है, लंब मात्रक सदिश की दिक् कोसाइन है। यदि इसका मान अपन निकालेंगे तो इसलिए दिक् कोसाइन लंबवत मात्रक सदिश की दिक् कोसाइन -6 अपॉन 7 3/7 2/7, ये अपना उत्तर होगा। अब इसके बाद में समतल पर आधारित एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब समय अपना काफी हो चुका, शेष प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन आप लोगों से जो अनुरोध किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करें। धन्यवाद।